गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वोकैब 24। मैं हूँ श्वेता, आपके साथ आपकी इंग्लिश मेंटोर। 10 बज चुके हैं, हमारा आर्टिकल का सेशन स्टार्ट हो चुका है और अब हम बात करते हैं कि हमारे आज के आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें हैं। हम देखेंगे कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी टोन क्या है, उसमें से नए वर्ड सीखेंगे और फिर हमारे 1 बजे वाले सेशन में हम इस आर्टिकल में आने वाले नए वर्ड्स को और कुछ और एडिशनल नए वर्ड्स को लर्न करेंगे। उसके बाद हम अपना क्विज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन और देखते हैं कि हमारा आर्टिकल जो है उसमें क्या है हमारे पास, ठीक है। चलिए आ गए। सबसे पहले हमारी ये स्लाइड है जो कि टाइटल की है और बाय लाइन की है। बाय लाइन मतलब टाइटल के नीचे कोई एक छोटी सी चीज़ लिखी रहना, तो उसको हम बाय लाइन कहते हैं, जो कि हम एक हिंट दे देता है कि पैसेज के लिए वो क्या बात करना चाह रहे हैं, जो भी राइटर हैं इसके। अ गाइड टू फ्लैटनिंग द कर्व ऑफ इकोनॉमिक केओस। अब ये इसमें बात कर रहे हैं कि इस आर्टिकल को इन्होंने टाइटल दिया है कि ये एक गाइड है जो इकोनॉमिक केओस जो फैला हुआ है उसको, उसके कर्व को फ्लैटन करने के लिए ये बात कर रहे हैं। तो फ्लैटन करने का क्या मतलब हो गया कि कोई भी चीज़ जो या तो पुअर हो गई होगी या फिर राइज हो गई होगी, उसको हमें रिड्यूस करना है। फ्लैटन मतलब एक लेवल पे लेकर आने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी पैंडेमिक की वजह से हमारी कंट्री की या ओवरऑल वर्ल्ड में इकोनॉमिक कर्व क्या है, वो नीचे चला गया है। हर किसी की जीडीपी जो है वो कम हो गई है। तो अभी उसको फ्लैटन कैसे किया जा सकता है, उसके लिए ये एक गाइड दे रहे हैं। फ्लैटन मतलब लेवल पे आना और उसके बाद उसको राइज करना, तो एक अलग बात हो गई ना। तो बोल रहे हैं अ गाइड टू फ्लैटन द कर्व ऑफ इकोनॉमी केओस, मतलब इकोनॉमी में जो इतना सारा डिस्टर्बेंस फैला हुआ है उसको उसके ग्राफ को फ्लैटन करने के लिए ये एक गाइड है। इसमें बायलाइन लिखी है, वेल थॉट आउट पॉलिसीज कैन रिवर्स द रिजल्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंस, द ओनस इज ऑन द सेंटर टू स्पेंड नाउ। कह रहे हैं वेल थॉट आउट मतलब अच्छी तरह से सोची समझी। वेल थॉट आउट का मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, इसमें हमारा पेन ऐड नहीं है, वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। वेल थॉट आउट का मतलब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अच्छी तरह से सोची समझी बात, इसका मतलब है ना कि बहुत अच्छी तरह से जब वो सोचेंगे समझेंगे, अच्छी तरह से सोच समझ कर बनाई गई पॉलिसीज़, तब उसके बाद जो वो पॉलिसीज़ क्राफ्ट करेंगे उसका क्या होगा, फ़ायदा होगा हमारी इकोनॉमी को ठीक करने में। सोच समझ कर बनाई गई पॉलिसीज़, ठीक है, बनाई गई पॉलिसीज़, सॉरी ये डबल एस नहीं होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अच्छी तरह से सोच समझकर बनाई गई पॉलिसीज़ कैन रिवर्स द रिजल्ट्स ऑफ इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि जो चीज़ है वो अभी बहुत अच्छी लेवल पे नहीं है। इनकॉम्पिटेंस, उनमें कमियां हैं, उनमें खामियां हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी में इस समय एक खामियां आ गई हैं उनको कम किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है ना। देखिए यहाँ पे रिवर्स वर्ड का यूज़ किया गया है। उनको क्या कर सकते हैं, हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे, अगर हम वेल थॉट पॉलिसीज़ को क्या करें, अप्लाई करें और उनका जो रिज़ल्ट होगा वो हमारे जो पॉलिसीज़ हैं उनकी खामियों को ख़त्म कर देगा। द ओनस इज़ ऑन द सेंटर नाउ। ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसका एक फैक्टर ये भी होता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसमें कहीं ना कहीं मॉरल वैल्यू जुड़ी होती है, या फिर उनकी एथिकल वैल्यू, या फिर उनकी ड्यूटी, ठीक है। मतलब क्या है, अगर ये गवर्नमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि अब पैसा खर्च करना उनकी जिम्मेदारी है। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट क्या होती है, वो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जनरेशन का काम करती रहती है कि टैक्सिंग पॉलिसीज़ चेंज होती हैं, या फिर मान लीजिए जो हम लोग के बैंक में एक कंपल्शन हो गया है ना कि इतनी लिमिट होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड लिमिट मेंटेन करनी है आपको, मिनिमम बैलेंस मेंटेनेंस वाली जो बात होती है। तो ये सब पैसा अगर आपके अकाउंट में पड़ा है तो क्या आपको लगता है वो पड़ा थोड़ी रहता है अकाउंट में, उसको सरकार अपने यूज़ में लेती है या बैंक्स अपने यूज़ में लेती हैं। अगर प्राइवेट बैंक्स अपने यूज़ में लेती हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देती है। तो क्या है, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ जो जनरेट करती है हमारी गवर्नमेंट, उसके थ्रू क्या करती है, रेवेन्यू जनरेशन करती है और फिर हमारे ऊपर ही खर्च करती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन फिर क्या बात होती है कि अभी हम लोग क्या मान के चलते हैं कि हमारी सरकार हमारे ऊपर कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर रही है। हम लोग क्या मानते हैं, ये आर्टिकल ऐसा कह रहा है, जिन्होंने ये लिखा है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि द ओनस इज़ ऑन द सेंटर टू स्पेंड नाउ। बहुत हो गया पैसा अपनी तरफ खींचना, अब उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ये उनका नैतिक कर्तव्य है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो अब पैसा खर्च करना शुरू करें, है ना। जो हमारे भारतीय राजकोष में पैसे हैं अब उनको चाहिए कि वो जनता की सेवा में क्या करें, उसको खर्च करना शुरू करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइटल इसका और इसकी बायलाइन, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ना कि आगे क्या है। इससे हमें क्या समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इनकी जो पैसेज की टोन होगी वो क्या होगी, क्रिटिकल होगी, है ना। आजकल मैं देख रही हूँ कि 3-4 दिन से हम लोग जितने भी पैसेजेस कर रहे हैं सबकी टोन लगभग क्रिटिकल हो रही है। क्यों? क्योंकि वो सारे ही बुराइयाँ कर रहे हैं सरकार की ना, नेगेटिव चीज़ें बात कर रहे हैं। नेगेटिव चीज़ क्या है ये भी कह सकते हैं आप क्रिटिकल टोन के लिए, कि वो जो है उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं जो कि सबके समझ में शायद ना आती हों लेकिन उनका भी इम्पैक्ट होता है। तो क्रिटिकल टोन है इसकी, अभी तक जितना समझ में आया है उसके हिसाब से, ठीक है। कि वो जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे हैं और उनके बारे में बात कर रहे हैं जो उनमें खामियां हैं। अगली बात वो कह रहे हैं नाउ इट इज़ ऑफिशियल, मतलब अब ये वेल नोन हो गया है। ऑफिशियल का मतलब क्या हो गया है, ऑफिशियल मतलब कि जो चीज़ प्रूव हो चुकी हो, जिसके आपके पास क्या हो, रिकॉर्ड्स हो, ठीक है। तो अब ये वो कह रहे हैं, सॉरी फॉर दिस हैंड राइटिंग, रिकॉर्ड्स हो, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि जो अब नाउ इट इज़ ऑफिशियल, अब इसके रिकॉर्ड्स आ चुके हैं हमारे पास। आई एम सो सॉरी। अब हमारे पास इसके रिकॉर्ड आ चुके हैं, ये चीज़ वेल प्रूवन हो चुकी है कि इंडिया हैज़ मैनेज टू बिकम द ग्लोबल लीडर इन द नंबर of New Delhi, global leader in the number of New Delhi cases of COVID-19 and the worst performing of all major economies during the pandemic so far। अब यहाँ पे देखिए इनकी लैंग्वेज क्या है, सरकास्टिक है ना, ये सरकाज़म में बात कर रहे हैं। जैसे क्या है कि अब पैंडमिक में अगर कोई नंबर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारी बुराई है, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी है थोड़ा सरकाज़म में है। सरकाज़म का मतलब क्या होता है, छींटा कशी करना, मतलब किसी चीज़ के बारे में भी आप ऐसे बात करें कि जैसे वो चीज़ है नहीं लेकिन आप उसको बता रहे हैं, या फिर कोई चीज़ बुरी है लेकिन आप उसको बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं। जैसे क्या होता है कि आपके घर में कोई बड़ा आता है और आप उसको विश ना करिए, आप उससे नमस्ते ना करिए, है ना, तो वो खुद आपसे नमस्ते कर लेते हैं, तो ये उनका सरकाज़म होता है। जैसे बोल देंगे कि आप छोटे बच्चे हैं तो अब आपका नाम मान लीजिए राजू है, तो वो बोल देंगे कि हाँ बेटा राजू नमस्ते, तो ये कितना बुरा लगता है ना कि हमसे बड़े हैं और हमसे वो इस तरह से नमस्ते कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सरकाज़म करते हैं, मतलब जो चीज़ आइडियली होनी चाहिए वो नहीं है लेकिन वो इस तरह से उसको बोल रहे हैं कि हाँ तुम तो ऐसा कर रहे हो, या फिर जो चीज़ नेगेटिव है लेकिन उसकी बहुत अच्छाइयाँ बताना, तो वो सरकाज़म हो जाता है, ठीक है। छीटा कशी करना, कमियाँ निकालना या उसके बारे में कॉमेंट करना, टॉन्ट करना, इस तरह की बात है। तो बोलते हैं नाउ इट इज़ ऑफिशियल, अब ये जो है सिद्ध हो चुका है, रिकॉर्ड्स में आ चुका है, घोषित किया जा चुका है ऑफिशियली। India has managed to become the global leader in the number of new daily cases of COVID-19 and the worst performing of all major economies during the pandemic so far। अभी तक क्या होता है, जैसे कि मैं कई सारी डिबेट्स अगर देखते हैं हम लोग न्यूज़ की, मैंने भी देखी है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को हमेशा पता चलता है कि हमारी जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक के जो रिकॉर्ड्स दिखाए जा रहे थे वो गलत थे और अब ये प्रूव हो चुका है। मतलब ये तो ये पहले से ही मान रहे थे कि हमारी रिकवरी रेट या हमारे यहाँ जो भी इम्प्रूवमेंट है हेल्थ को लेकर वो अच्छे नहीं हैं, और लेकिन अब ये ऑफिशियली भी प्रूव हो चुका है कि हमारी रिकवरी रेट या कोरोना को लेके हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, और अब भारत देश हमारा जो है वो कोविड-19 में डेली होने वाले केसेस में नंबर 1 हो चुका है, ठीक है। तो ये सरकाज़म है ना, कोविड-19 में अगर आप नंबर 1 है किसी नंबर ऑफ़ केसेस के लिए तो ये बुरी बात है। तो ये बोल रहे हैं कि अब जो है भारत ग्लोबल लीडर बन चुका है, विश्व का एक नेता बन चुका है इस चीज़ में, विश्व में सबसे आगे बढ़ चुका है कोविड-19 के डेली केसेस के लिए, और वर्स्ट परफॉर्मिंग ऑफ ऑल मेजर इकोनॉमीज़ ड्यूरिंग द पैंडमिक, और जितनी भी इकोनॉमीज़ हैं पूरे विश्व में उनमें से सबसे बेकार परफॉर्मर हमारा देश है। सो फार मतलब अब तक, है ना, अभी तक जितनी भी बात की गई है इसका क्या मतलब है, सो फार मतलब अब तक हमारा देश, हो सकता है कि पहले कोई और सिचुएशन रही हो या आगे चल के कोई और बात हो जाए, लेकिन अब तक क्या है, हमारा देश सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन में, इकोनॉमी की कंडीशन हमारे देश की सबसे बुरी रही है पैंडमिक की वजह से। हाउ डिड वी मैनेज दिस डबल फीट, है ना, अब ये देखिए पूरा सरकाज़म में लिखा हुआ है, हाउ डिड वी मैनेज दिस डबल फीट। अब डबल फीट का क्या मतलब होता है पता है आपको, जैसे कि आप अपने पैरों पे खड़े होके
दो लोगों के बराबर काम करें, डबल फीट के जैसे आप काम करें, है ना, कि मतलब आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि हम ये डबल फीट हमने कैसे मेंटेन किया। और एक और भी बात होती है, मतलब कि दो बुरी बातों में ये क्या कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है, दो डबल फीट मैनेज कर लिए हैं। फीट है, मान लीजिए ये किसी बच्चे के पैर है जिसमें उन्होंने वो क्या पहन रखे हैं, जूते पहने हुए, ठीक है। डबल फीट मतलब हमने इकोनॉमी में भी ख़राब परफॉर्म किया और हमने क्या किया, हेल्थ में भी ख़राब परफॉर्म किया। तो ये कह रहे हैं कि हमने ये इतनी डबल फीट कैसे मैनेज किया, इतनी दुगनी मेहनत हमने कैसे की, दुगना पराक्रम हमने कैसे दिखाया। तो ये क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर कमेंट पास कर रहे हैं सरकार के ऊपर। नॉट थ्रू एक्ट ऑफ गॉड, है ना। अब एक्ट ऑफ गॉड तो आपको पता ही चल गया होगा कि कितना ज़्यादा ये वर्ड हाईलाइट हो गया है ना, एक्ट ऑफ गॉड। क्यों? क्योंकि जो निर्मला सीतारमन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने क्या कह दिया था, किसी ने उनसे क्वेश्चन पूछा कुछ इकॉनमी के बारे में, तो उन्होंने बोल दिया कि इकॉनमी क्यों स्लो हो रही है, क्योंकि वो क्या है, एक्ट ऑफ गॉड है, इस वजह से। एक्ट ऑफ गॉड उन्होंने किस बात को कहा, किस बात को कहा, कोरोना को, ठीक है। और ये हो गया कि भाई कोरोना जो है एक्ट ऑफ गॉड है, इसलिए इकॉनमी जो है हमारी ड्रॉप हो रही है। तो इस बात का वो मजाक बना रहे हैं, बोल रहे हैं नॉट थ्रू एक्ट्स ऑफ गॉड, मतलब भगवान के द्वारा किए गए कामों की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंस एंड एपैथी ऑफ आवर करेंट लीडरशिप, है ना। वो कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ऐसा नहीं हुआ है। क्या? जो डबल फीट मेंटेन की, मतलब दुगनी असफलताएं जो उन्होंने मेंटेन की हैं, वो क्या कह रहा है कि नॉट थ्रू एक्ट्स ऑफ गॉड, वो भगवान की कृपा की वजह से नहीं हुआ है, बट बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंस एंड एपैथी। मतलब इनकॉम्पिटेंस का मतलब क्या है, हमारी उसमें होने वाली कमियां। अभी इसके पहले जब बाईलाइन पढ़ी थी उसमें भी इनकॉम्पिटेंस था ना, तो बोल रहे हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लीडरशिप की बात की है, क्योंकि हमारे नेतृत्व में, हमारी सरकार में कमियां हैं, इनकॉम्पिटेंसी है और एपैथी है। एपैथी का मतलब उदासीनता होना, स्लो होना, या किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से सोच समझकर कदम ना उठाना, या फिर जो राइट काम है वो ना कर पाना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपैथी बोलेंगे। उदासीनता, स्लो होना, उसके बारे में ध्यान ना देना। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब क्यों हुआ, इतनी दुगनी दिक्कतें कि हमारा देश जो है उसकी इकॉनमी भी सफ़र कर गई कोरोना में, और कोरोना में हमारे देश जो है नंबर 1 स्टेट पे है कि डेली केसेस सबसे ज़्यादा हमारे देश में हो रहे हैं। ये दुगना पराक्रम कैसे मेंटेन किया? हालांकि एक्ट ऑफ गॉड तो नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि हमारे लीडरशिप में, हमारे नेतृत्व में कमियां हैं और उदासीनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। डेटा ऑन द डेक्लाइन। अब देखिए सीधी सी बात होती है, अगर कहीं पे भी डेटा की बात कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर देंगे, अपनी टोन को एनालिटिकल बना देंगे। ठीक है, कैसे बना देंगे? क्योंकि एनालिसिस करते हैं किसी भी डेटा का कि पॉजिटिव है या माइनस है, अप हुआ, डाउन हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एनालाइज करवाती हैं हमें। तो हम क्या बोल देते हैं कि टोन क्या है, वो एनालिटिकल है। ये टोन की बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। टोन क्या है हमारी, एनालिटिकल है, ठीक है। डेटा ऑन द डेक्लाइन। अब अभी मैंने आपको पीछे क्या बोला कि क्रिटिकल टोन थी, अब मैं क्या बोल रही हूँ, एनालिटिकल टोन है, ठीक है। तो हमारा जब भी कोई आर्टिकल लिखा जाता है तो क्या होता है कि उसमें दोनों तरह की या कई और तरीके की टोन यूज़ हो सकती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि कई टेंसेस में भी जो है हमारा वो लिखा जा सकता है, मतलब आर्टिकल हमारा लिखा हो सकता है, जिसको हम हेड हॉपिंग कहते हैं, है ना, कि आपने अभी कोई दूसरा टेंस यूज़ किया और अभी कोई दूसरा टेंस यूज़ कर दिया है, उसको हेड हॉपिंग कहेंगे। तो वो चीज़ होनी ज़रूरी भी होती है, क्योंकि आप जैसे कोई बात कर रहे हैं तो आप कभी पीछे की बात का रेफरेंस लेंगे, कभी आगे की बात करेंगे, कभी प्रेजेंट की बात करेंगे, तो वो हेड हॉपिंग कहला देता है। ठीक है, तो ये इसलिए इस तरह के वेरिएशंस आपको मिलेंगे कि कभी टोन आपको कुछ लगेगी, कभी कुछ, कभी कोई टेंस आपको क्या लगेगा, कभी क्या लगेगा। लेकिन जब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इस पैसेज की टोन क्या है, तो आप इस बात पे ध्यान देंगे कि आपके पैसेज में किस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया गया है। मान लीजिए कि आपका जो पैसेज आया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, वो बहुत ज़्यादा उसमें डेटा की बात हो रही है, तो आप देखिए कि उसका वेटेज ज़्यादा है, मतलब उसकी मात्रा जो है डेटा की या इन्फॉर्मेशन की क्या है, ज़्यादा है। तो आप अपना आंसर मार्क करिए एनालिटिकल पर। फिर उसके बाद ऑप्शन आता है, मान लीजिए कि आपकी जो आर्टिकल है उसमें एनालिटिकल जो बातें हैं वो कम हैं, लेकिन और बातें जैसे क्रिटिकल टोन वाली जो बातें हैं वो ज़्यादा हैं, तो आप अपना आंसर क्रिटिकल में वो करिए, पुश पॉइंट करिए, मतलब टिक करिए उस पर। फिर क्या होता है, जब हमारे ऑप्शंस होते हैं ना, तो उसमें इस तरह से लिखा होता है, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन लिखा कि पैसेज की टोन क्या हो सकती है, और फिर उसके बाद उन्होंने ऑप्शन दे दिया एनालिटिकल, क्रिटिकल या फिर
और भी कोई टोन हम डिस्कस कर लेते हैं, तो वो लिख दी है। फिर आपके उस साथ ऑप्शन पूछा जा सकता है कि मे बी 1 और 2, या फिर ये पूछ ले कि बोथ 1 एंड 2, मतलब कि 1 और 2 ऑप्शन में आपके पास एनालिटिकल एंड क्रिटिकल दोनों था, तो आपका नंबर ऑफ ऑप्शन क्या ट्रू हो जाएगा, 5th ट्रू हो जाएगा, जिसमें कि उन्होंने दोनों टोन को कंबाइंडली इंक्लूड किया है, यानी कि एनालिटिकल भी है, क्रिटिकल भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझते चलिए कि कहाँ कहाँ पे आपको किस तरह से आंसर अपने राइट करने हैं, टिक करने हैं। ठीक है, डेटा ऑन द डेक्लाइन, डेटा जो है, जो हमारे आंकड़े हैं वो क्या है, नीचे की तरफ जा रहे हैं। डेक्लाइन का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ जाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका मतलब है नीचे की तरफ जाना। फिर बात करते हैं द एस्टिमेटेड 24% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन इन अप्रैल एंड जून 2020 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर इज़ द वर्स्ट परफॉर्मेंस अमंग G20 इकोनॉमीज़, है ना। अब ये बात कर रहे हैं कि जो अप्रैल से जून तक में 2020 की बात है, अप्रैल से जून में जो हमारी जीडीपी में एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 24% का। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब कमी आना। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कमी आना, मतलब कोई चीज़ बहुत छोटी थी लेकिन वो क्या हो गई है, बहुत लंबी थी, वो क्या हो गई है, गिर गई है, कम हो गई है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। और एस्टिमेटेड का मतलब तो आपको पता ही होगा कि इसका मतलब होता है कि अनुमानित, मतलब जिसको कि हमने सोचा हुआ है या अभी तक कैलकुलेट किया हुआ है, अनुमानित, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, द एस्टिमेटेड 24% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन इन अप्रैल जून 2020, मतलब अभी तक का जो अनुमानित हमारा या गेस किया हुआ, कैलकुलेट किया हुआ जीडीपी में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। जीडीपी में जो कमी आई है 24% की अप्रैल से जून के बीच में 2020 में, वो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के कंपेयर में, इज़ द वर्स्ट परफॉर्मेंस अमंग G20 इकॉनमीज़। ठीक है, वो क्या है, G20 की जो इकॉनमी है, जो G20 के कुछ देश हैं जिसमें कि यूएस भी है, हमारा देश भी है, तो उनमें क्या है कि हमारे देश की परफॉर्मेंस सबसे ख़राब है। हमारे देश की जो इकॉनमी है उसने सबसे ख़राब परफॉर्म किया है, एंड इवन कंपेयर टू अदर साउथ एशियन कंट्रीज़, मतलब लेकिन और उसके बाद साथ भी बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, अगर उनकी बात करें तब भी हमारी जो कंट्री है उसकी परफॉर्मेंस सबसे ख़राब है। अब हालांकि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा राज़ी नहीं हूँ। अब आप हमारी साउथ एशियन कंट्रीज़ क्या हैं, जो हमारे चारों तरफ देश है ना, जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो गया हमारा, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, ये सब क्या है, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। तो ये बोल रहे हैं कि उनकी सबकी इकॉनमी में हमारी सबसे ज़्यादा ख़राब इकॉनमी है। अब ऐसा क्या एक्चुअली में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि देख लीजिए मालदीव्स क्या है, मालदीव्स एक बिल्कुल टूरिज़म पे बेस्ड कंट्री है। अब कोरोना में तो लॉकडाउन था, तो कहाँ पे वहाँ पे टूरिज़म हुआ होगा, तो उसकी इकॉनमी में फॉल नहीं आया होगा। और क्या कहते हैं, ये जो है पाकिस्तान के, इसकी इकॉनमी हमसे ज़्यादा अच्छी थी, इनके यहाँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम थी। हाँ, ये हो सकता है कि इन लोगों ने लॉकडाउन को बहुत अच्छे से इम्पोज नहीं किया, तो उसमें जो है इनकी इकॉनमी पे उतना असर ना पड़ा हो। तो ये लेकिन इनका प्रोस्पेक्टिव है। चलिए वापस आते हैं अपने आर्टिकल पे। ये बोल रहा है कि अगर हम देखें कि 24% का जो फॉल आया है अप्रैल से लेकर जून तक, वो G20 कंट्रीज़ में और साउथ एशियन कंट्रीज़ में सब में हमारा सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है। ठीक है, फिर बात करते हैं, बट दीज नंबर्स आर लाइकली अंडर एस्टिमेट्स बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर, है ना। अब वो बोल रहे हैं कि ये जैसे 24% का फॉल हुआ है, तो ये आंकड़ा भी वो कह रहे हैं कि अंडर एस्टिमेटेड है, मतलब कम करके नापा गया है। इसका आकलन जो है वो कम करके किया गया है। आर लाइकली मतलब कि ऐसा सपोज किया जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है, और इसकी बहुत सारे क्या हैं, चांसेस हैं कि ये आंकड़े जो हैं ये कम हैं, ये हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, अंडर एस्टिमेटेड हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से इकट्ठा किए गए हैं, मतलब उन बिजनेसेस के बेसिस पे, उन जॉब्स के बेसिस पे, उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो कि रजिस्टर हुई है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर से जैसे कि कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड है, या और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं रजिस्टर्ड होते हैं, तो जो सारे एक नियम के तरीके से चलते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू, उनको हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेते हैं, या जिनके बारे में हमें अवेयरनेस रहती है, हमें मतलब अथॉरिटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो आंकड़े हैं ये इन्होंने फॉर्मल सेक्टर, यानी कि जो एक औपचारिक रूप से और एक संयोजित रूप से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके आंकड़े हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेटेड टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर। एक्स्ट्रापोलेटेड मतलब इससे और आगे बढ़ सकते हैं आंकड़े ये
अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी इंक्लूड कर लें। एक्स्ट्रापोलेटेड मतलब इसी श्रेणी को आगे बढ़ाना, मतलब ये क्या बात कर रहे हैं कि जो डेटा है हमारे पास वो अंडर एस्टिमेटेड है और ये बढ़ सकता है, मतलब हमारी ख़राब परफॉर्मेंस का जो रिकॉर्ड है वो ऊपर जा सकता है अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी इंक्लूड कर लें, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको भी इंक्लूड कर लें। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, द एक्चुअल डिक्लाइन इज़ प्रोबेबली वर्स, और फिर कह रहे हैं कि 24% से भी बुरा हमारा डिक्लाइन हो सकता है। डिक्लाइन मतलब क्या होता है, देखिए फॉल होता है, फिर से डिक्लाइन मतलब क्या होता है, फॉल होता है। कितनी बार हमने फॉल देखा ना, कॉन्ट्रैक्शन में देखा, इसमें देखा, इसका भी यही मतलब है ना, कम करके आंकना किसी चीज़ को, फॉल ही है एक तरीके से ना, कमतर समझना, कमतर आकलन, आकलन आई होप आप समझते होंगे, इवैल्यूएशन। ठीक है, कमतर आकलन, अंडर एस्टिमेट, अब एस्टिमेट भी तो इसमें लिखा हुआ है, एस्टिमेट का भी मतलब होता है क्या, इवैल्यूएशन करना, आकलन करना। आगे देखते हैं क्या लिखा है, फिजिकल इंडिकेटर्स सच एज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, है ना, कुछ फिजिकल इंडिकेटर्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं खुद से ही। फिजिकल इंडिकेटर्स सच एज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब कारखानों में होने वाला जो उत्पादन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये फिजिकल इंडिकेटर है। इनको हम देख सकते हैं कि भाई फैक्ट्रीज़ नहीं चल रही हैं और क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हमें सीधी सी बात पता है कि इनकी वजह से क्या है, इकॉनमी में फॉल आया है। फिजिकल इंडिकेटर्स सच एज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, फिर क्या बोल रहा है, कवरिंग रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग, और सिर्फ हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की या उन इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं, मतलब वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की ये बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की जो कि रजिस्टर्ड है। फिर यहाँ पे क्या उन्होंने बात कर ली, ऑर्गेनाइज सेक्टर की। ठीक है, डिक्लाइन बाई मोर देन 20%, वो कह रहे हैं कि जो ऐसे इंडस्ट्रीज़, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ जो कि रजिस्टर्ड हैं, अगर हम उनके इंडेक्स को देखें तो वो 20% से भी कम है, मतलब उनमें प्रोडक्शन जो है वो 20% से भी कम हो रहा है जो उनकी फुल कैपेसिटी होगी। बट ग्राउंड रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट अनऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन बाई मच मोर, लेकिन जो अगर आप पूरा ओवरऑल रिसर्च करें, ग्राउंड रिपोर्ट मतलब कोई वास्तविक में वहाँ पर जाके और क्या करें, इवैल्यूएशन करें। जैसे आप ग्राउंड रिपोर्ट इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आजकल सुशांत सिंह राजपूत का क्या चल रहा है, केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो DRDO के ऑफिस उसमें गेस्ट हाउस में क्या है, CBI की टीम स्टे की हुई है, वहीं सारी इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशन होती है। तो क्या बोल देते हैं, जैसे जो स्टूडियो में न्यूज़ एंकर्स बैठे होते हैं वो वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर को बोलते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है आप दीजिए, मतलब कि जो वास्तविक स्थल है इस समय इन्फॉर्मेशन का, वहाँ पे क्या हो रहा है। तो वही ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट्स मतलब अगर वहाँ जाकर स्पेशली आप जांच करिए तो इससे भी बुरी कंडीशन है प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ की, मतलब उनमें प्रोडक्शन 20% से भी कम है। फिर क्या बात हो रही है, मैनी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, MSME समझ लीजिए क्या होता है ना, MSME के बारे में जाके पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से उनका बिजनेस होता है और इसको सबसे ज़्यादा क्या किया गया है, पैसा दिया गया है। जो हमारी इकोनॉमिक वो आई थी, स्टिमुलस पॉलिसी आई थी, है ना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा था, अगर हो सकेगा तो मैं आपका इसमें इंक्लूड करूँगी, तो आपको उसमें पता चलेगा कि कैसे घुमा फिरा के पैसा जो है जनता से ही लिया जा रहा था। फिर बोल रहे हैं मैनी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज आर स्टिल एनक्लोज्ड और फंक्शनिंग एट अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ देयर कैपेसिटी, है ना। अब ये बोल रहे हैं कि कितने सारे ऐसे छोटे कारखाने हैं या बहुत ही छोटे कारखाने हैं जो अपनी जो उनकी फुल कैपेसिटी है उनसे बहुत कम लेवल पे काम कर रहे हैं। फ्रैक्शन की बात यहाँ पे देखिए किया गया है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी, जैसे हम लोग फ्रैक्शंस पढ़ते हैं नंबर, उसमें आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू मस्ट बी अवेयर विद द मैथ्स, है ना। अगर मान लीजिए कि कोई 1 है, किसी की कैपेसिटी 1 है लेकिन वो क्या कर रहा है, उसके 4th पोर्शन पे काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन को दिखा रहा है ना। तो बोल रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी कैपेसिटी क्या है, एकदम फ्रैक्शन उस पर काम कर रही है, फ्रैक्शनल कैपेसिटी पे, मतलब बहुत उनकी कुछ हिस्सा ही उनका परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि कोई इंडस्ट्री है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस करती थी एक दिन में, तो वो अब क्या कर रही है, 10 ही प्रोड्यूस कर रही है, मतलब 1/10 प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं और पैसे भी नहीं है लोगों के पास प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। Wage incomes are falling more sharply than GDP because of the combination of employment declined and falling wage rate, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, वेज इनकम ना, मतलब कि जो कि आपकी सैलरी से या रोज़, जैसे ये कहते हैं कि दिन में किसी ने काम कर लिया ना, डेली बेसिस पे, डेली वेजेस पे जो काम करते हैं,
वेज इनकम आर फॉलिंग मोर शार्पली, मतलब वेज इनकम जो है वो इकॉनमी जितनी बुरी तरह से गिर रही है उससे भी बुरी तरीके से क्या हो रही है, हमारी सैलरी जनरेशन या वेजेस, डेली वेजेस वाले काम जो हैं वो और घट रहे हैं बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन। और इसका रीज़न वो क्या बता रहे हैं, इसके रीज़न दो बता रहे हैं। कॉम्बिनेशन मतलब दो चीज़ आपस में मिलाई जा रही हैं। बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन, मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट रोज़गार की दर घट गई है, एक तो ये कारण है, और दूसरा फॉलिंग वेज रेट है ना, कि और दूसरा जो है कि वो जो लोग कम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी में डिडक्शन तो बहुत जगह हुआ है ना, गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी हुआ है। तो दो बातें बता रहे हैं, एक तो ये कि पहली बात तो नौकरी है नहीं, और अगर नौकरी है भी तो उनमें बहुत कम पैसा मिल रहा है। ये दोनों कारण एक साथ मिला के क्या कर रहे हैं, वेजेस इनकम को रिड्यूस कर रहे हैं, जो कि जिसकी की हालत जीडीपी से भी बुरी है अगर देखा जाए तो। आगे बात करते हैं, देयर इज़ अदर बैड न्यूज़ इन जीडीपी डेटा, मतलब इसके बाद भी और बुरी खबरें हैं जीडीपी डेटा को लेकर, इन आंकड़ों को लेकर। एवरी सेक्टर अदर देन एग्रीकल्चर डिक्लाइन शार्पली, हर कोई एग्रीकल्चर के अलावा क्या है, बुरी तरह से हर सेक्टर नीचे आ गया, चाहे वो प्रोडक्शन हो, सर्विस सेक्टर हो, कुछ भी हो। लेकिन अब खेती क्या है, वो तो नेचुरल उस पर डिपेंडेंट है, और ये जो है उस टाइम तक हमारी जो खेती थी वो बोना वोना जो होता है वो सब चीज़ हो भी चुकी थी। तो क्या हुआ कि इसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर जो है वो थोड़ी ठीक चलती रही, या फिर जैसे सब्जी वगैरह लगाना होता है तो वो सब चलता रहा, क्योंकि इन सब चीज़ों का कंजम्पशन बंद ही नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। आप घर में रह रहे हैं, बराबर खा रहे हैं, पी रहे हैं, फ्रूट्स लोग कंज्यूम करने लगे क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर बढ़ गई, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ गया ना लोगों का, कि सब्जी और अनाज और इन सब चीज़ों का। तो इस वजह से वो क्या कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना फॉल नहीं आया है। देयर इज़ अदर बैड न्यूज़ इन द जीडीपी डेटा के लिए और बड़ी बुरी खबरें हैं। एवरी सेक्टर अदर देन एग्रीकल्चर डिक्लाइन शार्पली, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स जिसमें से एग्रीकल्चर भी, लेकिन और बाकी एग्रीकल्चर के अलावा बहुत बुरी तरह से नीचे आ गए। स्पेशली द मोर एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स, और स्पेशली वो सेक्टर्स जहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, है ना। जैसे आप देखिए कि जब ये हमारा लेबर माइग्रेशन हो रहा था ना, बहुत सारे हमारे मजदूर थे जो क्या कर रहे थे, पैदल चल के आ रहे हैं, ऐसा न्यूज़ में दिखाया जाता था, और किस तरह से मास मूवमेंट हो रहा है उन लोग का। ये सब सारी चीज़ें कैसे हुई, क्योंकि जो बाकी कंट्री में बाकी जगह की लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट है वहाँ चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए। मान लीजिए कि गुड़गांव है जैसे, वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है तो कंस्ट्रक्शन वहाँ बहुत होता है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या उनको लेबर की ज़रूरत होती है। लेबर अगर वहाँ से चले जाते हैं तो उन लेबर को हम क्या इंक्लूड करेंगे कि उनको हम सैलरी देते हैं, मतलब कि ये क्या है, वेज इंटेंसिव, एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव, मतलब हम किसी को नौकरी दे रहे हैं, है ना कि बहुत ज़्यादा क्या है, बिजनेस कर रहे हैं कोई। तो बोल रहे हैं कि स्पेशली वो सेक्टर्स जहाँ की एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर थे, मतलब जहाँ पर कि रोज़गार ज़्यादा होता था बिजनेस या सर्विसेज के कंपेयर में, तो उनमें क्या है, बहुत भारी गिरावट आ गई है, शार्प डिक्लाइन हुआ है। द गुड रबी हार्वेस्ट एंड वेरी गुड मानसून प्रोवाइडेड सम रेस्पाइट इन द एग्रीकल्चर, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, गुड रबी मतलब अच्छी रबी की फसल, हार्वेस्ट का मतलब फसल, एंड वेरी गुड मानसून, और इतनी ज़्यादा बारिश हुई है जो उसकी वजह से क्या हुआ है कि रेस्पाइट मिल गया है, मतलब मजदूरों को क्या मिल गया है, थोड़ी सी राहत मिल गई है। रेस्पाइट का मतलब क्या है, राहत है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी रबी, बहुत अच्छी नहीं, गुड, अच्छी रबी की फसल और अच्छा मानसून मतलब अच्छी बारिश की वजह से किसानों को थोड़ी सी राहत मिल गई है, एग्रीकल्चर को मतलब खेती को थोड़ी सी राहत मिली हुई है। बट विद इनकम्स डाउन, लेकिन पैसों की कमी के कारण, अर्निंग की कमी के कारण क्या हो रहा है, फार्म प्राइसेस आर अनलाइकली टू रिवाइव एंड एंश्योर सफिशिएंट रिटर्न्स फॉर कल्टिवेटर्स ओवर द ईयर, है ना। अब अनलाइकली का मतलब क्या है, जैसे लाइकली का मतलब होता है इसके ही जैसा, तो अनलाइकली का मतलब होता है उसका ऑपोजिट, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भले ही उनको रबी की फसल अच्छी हो जाने से थोड़ा आराम हुआ हो, या फिर बारिश अच्छी हो गई है इस वजह से आराम हो, लेकिन क्या है, ये उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देने वाला है, क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा, क्या हो गया है, वेज डिक्लाइन दिखा रहा है ना इसमें, इनकम्स डाउन, लोगों के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो किसान का जो सामान है, फसल है, उसको लोग खरीदेंगे कैसे, कम दामों पे खरीदेंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन किसान को तो बेचना ही है, तो इस वजह से उनके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा क्या है, राइज नहीं आएगा, और इंश्योर सफिशिएंट रिटर्न, और उनको बहुत कुछ वापस रिटर्न में नहीं मिल पाएगा, मतलब उनकी फसल बहुत ज़्यादा उनको रिटर्न नहीं दे पाएगी ओवर द ईयर्स, मतलब इधर ओवर द ईयर मतलब पूरे साल में।
गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय अबाउट 16%। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट ने जो पैसे खर्चे किए उसका कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 16% ओवर द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। इसी प्रीवियस ईयर में उनका जो है कंजम्पशन 16% से राइज हो गया गवर्नमेंट का। मतलब गवर्नमेंट जो पैसे खर्चे करती है उसमें 16% का राइज आ गया है इसी सेम पीरियड में जिसकी ये बात कर रहे हैं। बट सिंस टोटल इन्वेस्टमेंट फेल ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली का मतलब क्या होता है? बुरी तरह से, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ड्रास्टिकली का मतलब होता है बुरी तरह से, ठीक है। ड्रास्टिकली उनकी जो इनकम है वो कम हो गई है। इट इज़ लाइकली दैट पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फेल, और इसी की वजह से ऐसा भी है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जो जनता के लिए वो पैसा खर्चा करते हैं जनता के अपलिफ्टमेंट के लिए, वो भी क्या है, वो कम हो गया है। फिर कहते हैं द ब्रूटल। ब्रूटल मतलब होता है क्रूर, बहुत रूड होना, बुरी या बुरी शक्ल दिखाना। शक्ल मतलब इन द सेंस किसी चीज़ की फेस बहुत गलत तरीके से दिखाना। तो क्रूर आप समझ लीजिए ना कि जैसे कि मैंने पीकू मूवी देखी थी तो उसमें वो बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन जी की येस आई एम अ वेरी ब्रूटल पर्सन। तो ब्रूटल मतलब वो अपने आप को खुद को कहते थे हाँ मैं बहुत क्रूर इंसान हूँ। तो वैसे है ब्रूटल मतलब क्रूर। द ब्रूटल नेशनल लॉकडाउन जनरेटेड इकोनॉमिक कोलैप्स। अब बोल रहे हैं कि जो नेशनल लॉकडाउन हो गया मतलब पूरे देश में लॉकडाउन हो गया, बंद कर दिया पूरे देश को, वो इकोनॉमिक कोलैप्स का क्या हुआ, उसने इकोनॉमिक कोलैप्स को जनरेट किया। लॉकडाउन जनरेटेड इकोनॉमिक कोलैप्स। कोलैप्स मतलब क्या होता है? ढहना, गिर जाना। मतलब इकोनॉमी का ढह जाना वो किसकी वजह से हो गया? क्योंकि जो एक बहुत ही क्रूर लॉकडाउन लगा दिया गया पूरे राष्ट्र में। इवन बिफोर द डिजीज़ हैज़ स्प्रेड मच, उससे भी पहले जबकि डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैली नहीं थी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि डिजीज़ और फैलती तब लॉकडाउन लगाते तो अच्छा रहता। तो ये कह रहे हैं इवन बिफोर द डिजीज़ हैड स्प्रेड मच, मतलब उससे भी पहले लॉकडाउन लगा दिया गया जबकि डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैली नहीं थी और उसकी वजह से क्या हो गया है, इकॉनमी हमारी ढह गई है। कोलैप्स याद कर लीजिए, जैसे कभी अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, बिल्डिंग्स जो हैं वो ढह जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग, मतलब बोल रहे हैं इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग, मतलब कि जो टेस्ट होते हैं कोरोना वायरस के, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टेस्ट शुरुआत में नहीं किए गए। अमेरिका में उन्होंने रिवर्स प्रोसेस फॉलो की थी। हम क्या कर रहे थे कि जिनको भी हमारे यहाँ दिक्कतें हो रही थी हम उनको हॉस्पिटलाइज कर रहे थे या उनकी क्या कर रहे थे, हम चेकिंग कर रहे थे कि इनको कोरोना है या नहीं, उनकी टेस्टिंग कर रहे थे। लेकिन अमेरिका वालों ने क्या किया कि वो हमेशा से टेस्टिंग पे फोकस करके चले, कि मतलब वो हर किसी को ऑलमोस्ट टेस्ट कर लिया उन्होंने और ये देखा कि अगर किसी को है तो इनको हॉस्पिटलाइज कर दो या आइसोलेट कर दो या ट्रीटमेंट करो। तो इस वजह से ही शुरुआत में उनके केसेस बहुत ज़्यादा थे क्योंकि बहुत टेस्टिंग हो रही थी। अब हमारे देश में ऐसा नहीं था शुरुआत में, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा न्यूज़ में, अगर आप याद करिए तो पीपीई किट के भी चैलेंजेस थे कि हम टेस्टिंग करें भी तो कैसे करें, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग की जगह ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग, मतलब ट्रेस करना, लोगों को पकड़ना कि जिनको ये दिक्कत हो, आइसोलेट करना, उनको अलग रख देना और फिर क्या करना, उनका इलाज करना, विच इज़ कॉस्टली बट स्टिल द ओनली इफेक्टिव वे टू डील विद दिस डिसीज़। जो कि सरकार को क्या पड़ा, कॉस्टली पड़ा, लेकिन हाँ ये भी बात है कि यही एकमात्र तरीका था क्या करने का, इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने का, उससे डील करने का। द सेंट्रल गवर्नमेंट शट एवरीथिंग डाउन अक्रॉस द कंट्री विदाउट वार्निंग। अब क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने हर चीज़ बंद कर दी विदाउट वार्निंग। अब आप देखिए कल के आर्टिकल में आपने देखा था ना कि वो क्या करते हैं, शॉक एंड ऑ टेक्निक को फॉलो करते हैं। जिसने भी वो आर्टिकल लिखा था वो ये कह रहा था कि ये हमेशा क्या करते हैं, शॉक एंड ऑ टेक्निक को फॉलो करते हैं। कौन, मोदी साहब जो हैं हमारे, क्या है, हमारी केंद्र सरकार है ना। तो देखिए उन्होंने कई सारी चीज़ें उसमें मेंशन की हुई थी ना, जैसे कि क्या किया उन्होंने, कश्मीर वाली बात को बोला, डीमोनेटाइजेशन को बोला, उसके बाद अब ये यहाँ पे लॉकडाउन को बोल रहे हैं, वो कह रहे, और या फिर एयर स्ट्राइक की जो बात बताई थी उन्होंने, तो ये क्या कह रहे हैं कि वो लॉकडाउन को अचानक से इम्पोज कर देते हैं जिससे कि लोग प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट शट एवरीथिंग डाउन अक्रॉस द कंट्री विदाउट वार्निंग, मतलब उन्होंने बिल्कुल वार्निंग नहीं दी। तो क्या किया उन्होंने, शॉक एंड ऑ टेक्निक का यूज़ किया है। Then it provided no compensation and almost no social protection to those who lost livelihood। बिल्कुल सही बात ये कह रहे हैं। उन्होंने लॉकडाउन क्या किया, सरकार ने हमारी इम्पोज कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या किया, कोई कंपनसेशन नहीं दिया लोगों को और कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं दिया।
किन लोगों को, जिनकी कि रोज़गार जो था, जिनका रोज़गार ख़त्म हो गया था। लाइवलीहुड का क्या मतलब होता है? रोज़गार, है ना। अब देखिए क्या किया सरकार ने मज़दूरों के लिए। मैं तो हमेशा बस ये देख रही थी सबको खाना दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, लेकिन और भी कई समस्याएं हो सकती हैं ना, और खाने के लिए भी लोग परेशानी हो रहे थे। और ये बोल रहे हैं कि देश में हमारे जितने वर्कर्स थे उनमें से 80% लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपना रोज़गार क्या किया है, खो दिया है। तो बोल रहे हैं कि सरकार ने एक तो अचानक से इम्पोज कर दिया लॉकडाउन बिना प्रिपरेशन के, वो भी इस केस में जब बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सोशल प्रोटेक्शन के लिए या किसी को कंपनसेशन देने के लिए भी कोई काम नहीं किया। और किन लोगों के कंपनसेशन की वो बात कर रहे हैं? जिन्होंने अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोज़गार, अपनी जीविका जो है वो खो दी है। और ऐसे कितने लोग हैं? ऑलमोस्ट 80% ऑफ द वर्कर्स, मतलब 100 में से 80 लोगों के साथ ऐसा हुआ है। माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा हो, उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेंट। और माइग्रेंट वर्कर्स का हमारे यहाँ बहुत चला ना, प्रवासी मजदूर जिनको हमने बोला। तो माइग्रेंट वर्कर्स वो फोर्स टू रिटर्न इन टेरेबल कंडीशन। अब वो कह रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कर्स को मजबूर किया गया कि वो इतनी बुरी स्थिति में, टेरेबल मतलब बुरी स्थिति ना, बहुत बुरी स्थिति, माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत बुरी स्थिति में क्या किया गया? रिटर्न किया गया कंडीशन में, उनके घर छोड़ दिया गया। अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने छोड़ा, लेकिन ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई कि उन सिचुएशंस ने माइग्रेंट वर्कर्स को अपने घर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया, टेरिबल कंडीशंस में भी, बहुत बुरी कंडीशंस में भी। वेयर दे हैव अनविटिंगली स्प्रेड द डिजीज़ इन रूरल एरियाज़ विद पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। अनविटिंगली का मतलब क्या होता है? अनजाने में। या विट का मतलब क्या होता है? विट का मतलब आपको पता है क्या होता है? अनजाने में, ठीक है। विट का मतलब होता है बुद्धि। इंग्लिश में लिख दो, बुद्धि, है ना। विटी का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, ठीक है। तो अनविटिंगली का मतलब क्या होता है? कि बिना बुद्धि के, बिना नॉलेज के किसी ने ऐसा किया। अब इसको आप ऐसा मतलब कि किसी ने बुद्धिहीनता में ऐसा कर दिया, अनजाने में ऐसा कर दिया। क्या हुआ कि जो प्रवासी मजदूर थे उनको, वो मजबूर हो गए इतनी बुरी हालत की वजह से कि वो वापस जाएं। उसकी वजह से क्या हुआ कि अनजाने में उन्होंने गांव में या विलेज एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में भी बीमारी स्प्रेड कर दी। कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद कोरोना रहा हो, वो फिर वहाँ पहुँचे गाँव में जब अपने, तो वहाँ पे भी कोरोना हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम और बढ़ गई, क्योंकि पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ थी गाँवों में। वर्किंग पीपल हैव बीन इम्पोवरिश्ड। वर्किंग पीपल मतलब जो कामकाजी लोग थे, जो काम पे जाते थे रोज़, वो इम्पोवरिश्ड हो गए, मतलब और गरीब हो गए, उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। पॉवर्टी से आप इसको याद कर सकते हैं। इम्पोवरिश्ड मतलब उनकी कंडीशन में बहुत गरीबी आ गई, खराबी आ गई। एंड डेबिलिटेटेड, और वीक हो गए वो, बाय लैक ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्या बोल रहे हैं कि जो माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर रहे थे कि वो एक तो वापस गए, वो वर्किंग लोग थे, उनकी और गरीबी में बढ़त हो गई, क्योंकि उसकी अब उनकी रोज़गार जो है, लाइवलीहुड उनसे ख़त्म हो गया है, छीन लिया गया है या गायब हो गया है, एब्सेंट हो गया है, और जिसने उनको और दुर्बल बना दिया। क्योंकि ना तो उनके पास अच्छा खाने के पैसे हैं, प्लस अगर किसी को कोरोना हो गया है तो इलाज की पहली बात तो सुविधा नहीं है, दूसरी बात उनके पास महंगे इलाज अफोर्ड करने की पैसे नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ है कि हेल्थ फैक्टर जो है वो बहुत लोगों का कम हो गया। डेबिलिटेटेड मतलब वो बहुत दुर्बल स्थिति में आ गए, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए, फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी। बाई लैक ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि उनको अच्छा खाना नहीं मिला। बिकॉज दे हैव बीन लेस एबल टू अफोर्ड फूड, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था खाना अफोर्ड करने का, खाना खरीदने का। नाउ दे आर बीइंग टोल्ड टू गो बैक टू वर्क। अब उनसे कहा जा रहा है कि आप वापस काम पे जाइए एट लोअर वेजेस, लेकिन उनको कम पैसा दिया जा रहा है, क्योंकि लोग पैसा लगाना नहीं चाह रहे हैं हर चीज़ में। इवन एज द रिस्क ऑफ डिजीज़ हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली। और ये बात वो तब कह रहे हैं जबकि क्या हो रहा है, डिज़ीज़ का जो वो है फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक्सपोनेंशियली मतलब तेज़ी से बढ़ना। अभी एक्सपोनेंशियली को कैसे याद रखेंगे? जैसे एक्सपोनेंट्स होते हैं ना मैथ्स में एक्स स्क्वायर है मान लीजिए, इसके ऊपर भी एक्स स्क्वायर लगा दीजिए, इसके ऊपर भी एक्स स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये सब क्या है? एक्सपोनेंट्स है। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है? ये इसकी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, राइज कर देंगे, है ना। तो एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत तेज़ी से बढ़ाना, मतलब कई नंबर ऑफ टाइम्स उसको इंक्रीज़ कर देना। तो अब इन्होंने इस पैराग्राफ को अगर आप देखें तो क्या बोलेंगे कि माइग्रेंट
माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो पहली बात तो इतनी बुरी कंडीशन में मजबूर हुए कि वो वापस जाएं, और वो वापस भी तब चले गए लॉकडाउन जब लॉकडाउन इम्पोजिशन की वजह से, और वो भी कब, जब बीमारी की जो है स्प्रेड बहुत कम थी, तब भी ऐसा हुआ, वो वापस गए, और जिनको था कोरोना उन्होंने और लोगों को फैला दिया, जिससे कि रूरल एरियाज़ में भी कोरोना फैल गया। फिर उनके पास पैसे नहीं थे क्योंकि वो लाइवलीहुड अपना क्या कर चुके थे, खो चुके थे, जिससे उन्होंने इलाज नहीं वो अपना करवा पाए, और इलाज की सुविधा गांवों में अच्छी नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ, वो पैसे उनके पास इतने नहीं थे कि वो अच्छा हेल्दी खाना अफोर्ड कर सकें, जिसकी वजह से वो बहुत वीक हो चुके हैं। अब जबकि कोरोना इतनी बुरी तरह से फैल रहा है, एक्सपोनेंशियली बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तब उनसे कहा जा रहा है कि आप वापस अपने काम पर लौटिए, और उसमें भी उनको अच्छे पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। वॉट इज़ मोर टेरिफाइंग, इससे भी ज़्यादा क्या भयानक है, इज़ दैट दिस इज़ स्टिल जस्ट द बिगिनिंग। वो कह रहे हैं कि, और इससे भी बुरी बात यह है कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है ना। फिर आगे बात कर रहे हैं, देयर इज़ स्टिल रीज़न टू बिलीव दैट दिस ऑफुल ट्रैजेक्ट्री। वो ये बोल रहे हैं ट्रैजेक्ट्री क्या होती है, किसी भी चीज़ की ट्रैजेक्ट्री, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ मान लीजिए आज इतनी है, ग्राफ है ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ग्राफ है, ये कल इतना हो गया, फिर ये कल इतना हो गया, फिर ये और बढ़ गया, ठीक है। अगर आप इसको मिलाते हैं ऐसे 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 करके, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ट्रैजेक्ट्री होती हैं। मतलब किस तरह से आपका ग्राफ जो है वो मूव किया है, ट्रैजेक्ट्री, ठीक है। क्या मैंने लिखी हुई हैंड राइटिंग, बट मेरी हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। रीज़न टू बिलीव दैट दिस ऑफुल ट्रैजेक्ट्री, ऑफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ही दुखद, बुरा, शॉक एंड कल यूज़ हुआ था ना, बुरा, दुखद, ठीक है, दुखद भी हो सकता है। क्या बोल रहे हैं, ट्रैजेक्ट्री विल बी हॉल्टेड अनलेस देयर इज़ अ मेजर चेंज। और वो बोल रहे हैं कि ये जो ट्रैजेक्ट्री है ये अभी वहीं पे उसी जगह रुकी रहेगी जब तक कि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो जाता इन गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी, गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई नीतियों में बहुत भयंकर कोई बदलाव नहीं आता, तब तक ये ट्रैजेक्ट्री जो कि वीक कर रही है हमारी इकॉनमी को, लोगों की हेल्थ को और कोरोना को बढ़ा रही है, ये ट्रैजेक्ट्री अभी अपनी जगह क्या रहेगी, हॉल्ट रहेगी, रुकी रहेगी उसी बुरी कंडीशन में, जब तक कि गवर्नमेंट अपनी स्ट्रैटेजीज़ में, नीतियों में परिवर्तन नहीं करेगी, बहुत ही बड़ा परिवर्तन, मेजर चेंज ऑन बोथ हेल्थ एंड इकॉनमी, दोनों सेक्टर्स में, लोगों के स्वास्थ्य के तरफ भी और इकॉनमी इम्प्रूवमेंट के लिए भी। द डाउन टर्न की बात क्या हो रही है कि नीचे की तरफ जो उन्होंने मोड़ ले लिया है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपवर्ड जा रही है कोई चीज़ें, नीचे की तरफ आ रही है। टर्न मतलब मोड़ लेना, डाउन मतलब नीचे की तरफ। द डाउन टर्न इज़ डेफिनेटली, मतलब ये जो नीचे की तरफ वो हो गया हमारा, टर्न हो गया है इकॉनमी का, इज़ डेफिनेटली एक्सटेंडिंग इनटू द करंट क्वार्टर। अब ये आने वाले जो हमारा करंट रनिंग क्वार्टर है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस देखते हैं ना, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या कोई भी परफॉर्मेंस कंट्री से रिलेटेड, तो क्या बोल रहे हैं कि इस क्वार्टर में जो ये डाउन टर्न ले लिया है इकॉनमी ने, ये अभी बढ़ने ही वाला है। मतलब ये जो अगला क्वार्टर आ रहा है, अब क्या आ रहा है हमारा, इधर से देखें अगर हम, दिसंबर आ रहा है, नवंबर आ रहा है, अक्टूबर आ रहा है, अब सितंबर, जो कि 1 सितंबर से शुरू हो गया है लास्ट क्वार्टर। इसमें क्या कह रहे हैं कि ये कंडीशन जो है वो इसी तरह से रहेगी, बढ़ेगी, ये बुरी कंडीशन बढ़ेगी, एक्सटेंडिंग मतलब आगे भी चलेगी, एंड प्रोबेबली द रेस्ट ऑफ द ईयर, और कहा जा सकता है कि आगे आने वाले साल में भी। सो वी आर स्टार्टिंग एट द बिगेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। और फिर वो कह रहे हैं कि हम लोग अब ये इंडिपेंडेंट इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगस्त में भी अगर हम देखें तो हमारा वो क्या था, 3rd क्वार्टर था, उसका एंड था, तो अगस्त में इंडिपेंडेंट इंडिया तो है हमारा, लेकिन हमारी जो ये क्या है प्रॉब्लम है, ये अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस हमारा बना रहेगा एज इट इज़। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या और चीज़ें थी जो हमने इसमें देखी। देखिए आपने यहाँ पे क्या सीखा, आपने नए वर्ड सीखे, ठीक है। फिर आपने क्या देखा, पैसेज की टोन देखी, जो कि मैंने आपको बताई थी कि एनालिटिकल भी हो सकती है, क्रिटिकल भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि सरकार को लेकर के जो मुद्दे इन्होंने डिस्कस किए ना, कि जैसे क्या था, पहले इन्होंने इकॉनमी को लेके बात की, इन्होंने लोगों की हेल्थ को लेके बात की, है ना। अब इन्होंने ये भी कहा कि ये कंडीशन अभी भी क्या होगी, कंटिन्यू होगी, ये बात की। और इन्होंने बोला कि कोरोना कैसे फैल गया रूरल एरियाज़ में, क्योंकि ये जो हमारे लेबर्स थे, वर्कर्स थे, है ना, लेबर और वर्कर थे, ये क्या हुए, वहाँ गए और वहाँ उनकी पुअर हेल्थ की वजह से
क्या हुआ, कोरोना फैल गया, वो अपना न्यूट्रिशन भी उनको पूरा नहीं मिला, इसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें इंक्लूड की। फिर उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स बताए कि जो हमारी जीडीपी है वो क्या है, वो घट गई है 24% से, बाई 24% इट हैज़ फॉलन। और ये बोल रहे हैं कि ये भी कम आंकड़ा है क्योंकि अभी ये सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा है। अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करेंगे तो क्या होगा, ये और हाई जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें इंक्लूड करी। अब ये पॉइंट्स जो मैंने आपके लिखे हैं, ये हो सकता है कि आपके पैराग्राफ के क्वेश्चन फॉर्म करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। इन्हीं चीज़ों से मिला जुला के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। वर्ड्स की जो बात आती है उनसे वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपकी क्या पूछेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ सकते हैं, किस तरह से ये और अच्छा यूज़ कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को इसमें कंक्लूड किया जाएगा पैसेज में। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप कि आपको आर्टिकल समझ में आया हो। इससे जुड़े हुए और सारे वर्ड्स और ज़्यादा वर्ड्स हम लेकर आएंगे 1 बजे वाले सेशन में, जहाँ पर कि हम क्या करेंगे, वोकैबुलरी का डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और क्या फॉर्म होते हैं, यूजेज कैसे होता है, और उनको हम लर्न कैसे करते हैं। सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कम बैक at 1 PM to watch the vocabulary session. Okay, thank you and bye for now.